नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 10 दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम पहले 10 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाद में आपको 9 दिसंबर के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह दिन हर साल भ्रष्टाचार विरोध के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का विषय यानी थीम है रिकवर विद इंटेग्रिटी। क्या है? रिकवर विद इंटेग्रिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 9 दिसंबर को मनाया गया है नरसंहार के शिकार और इसके पीड़ितों की गरिमा और इस अपराध की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य नरसंहार कन्वेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और नरसंहार अपराध से निपटने और रोकने में इसकी भूमिका को चिन्हित करना और इसके पीड़ितों को याद करना है और उन्हें सम्मानित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है और इसमें भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस सूचकांक को 7 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है और इसमें भारत का कुल स्कोर 63.98 रहा। यह लगातार दूसरा मौका है जब भारत 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों के रूप में उभरा है। इस सूचकांक में पिछले साल भारत 9वें स्थान पर रहा था और यहाँ पर CCPI यानी क्लाइमेट चेंज फॉर 2020 की तरह वर्ष 2021 रैंकिंग में भी पहले 3 स्थान रिक्त रहे, क्योंकि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखने की रणनीति को पूर्ण रूप से लागू करने के मार्ग पर नहीं रहा। अर्थात पहले 3 स्थान इसके रिक्त रहे थे क्योंकि इसमें कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों जो कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 या 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं रख पाया था। अगर कम रखता तो उसे पहले 3 स्थानों पर रखा जाता। तो इसकी रैंकिंग चौथे स्थान पर शुरू हुई है। चौथे स्थान पर है यहाँ पर स्वीडन, 5वें पर है यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क 6वें स्थान पर है, मोरक्को है 7वें स्थान पर, नॉर्वे 8वें स्थान पर, चिली 9वें स्थान पर है और 10वें देश पर अपना देश भारत है। साथ ही इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि G20 देशों में से पूरे यूरोपीय संघ सहित UK और भारत को ही केवल उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया है। यानी G20 जो देश हैं उसमें से पूरे यूरोपीय संघ सहित केवल UK है इसमें और भारत को ही शामिल है। बाकी G20 देशों में से कोई भी इसमें टॉप 10 में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह मेगा साइकिलिंग इवेंट 25 दिनों तक चलेगा, जो 7 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। इसका आयोजन देश भर के प्रत्येक जिले में आयोजित किया जाएगा और जो भारत के नागरिक हैं वो फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण करके इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें प्रतिभागी स्वयं द्वारा तय की गई दूरी तक प्रतिदिन साइकिल चला सकते हैं और अपनी साइकिलिंग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। साथ ही वे @फिट इंडिया ऑफ को टैग कर सकते हैं और हैशटैग फिट इंडिया साइक्लोथॉन और हैशटैग न्यू इंडिया फिट इंडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की। तो भारतीय खेल प्राधिकरण के संस्थापक हैं युवा कार्य और खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1982 को। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है दिल्ली में और भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं संदीप प्रधान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का पहला CEO नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय मूल के अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह अमेरिका में ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी वियाट्रिस में कार्यरत थे, जहां उन्होंने हेड ऑफ ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज के रूप में काम किया। वह 1 जनवरी 2021 से CEO के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर WHO फाउंडेशन के बारे में। तो WHO और वैश्विक स्वास्थ्य समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए WHO फाउंडेशन को मई 2020 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र अनुदान निर्माण एजेंसी के रूप में वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ी अहम चुनौतियों का सामना करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर बात करते हैं WHO की। तो WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए 2.5 यानी $2.5 मिलियन की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत में जैव ईंधन विकास के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मनीला स्थित बहुपक्षीय लैंडिंग एजेंसी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक कहाँ स्थित है? मनीला में। और इसने भारत में अत्याधुनिक जैव ईंधन एडवांस्ड बायोफ्यूल विकास में सहायता करने के लिए तकनीकी सहायता के रूप में 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो कि लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है यहाँ पर ऋण के रूप में। और यह तकनीकी सहायता उपयुक्त फीडस्टॉक, कुशल रूपांतरण प्रौद्योगिकी और टिकाऊ जैव ईंधन मूल्य श्रृंखला के लिए सर्वोत्तम प्रयासों का प्रदर्शन करने के लिए उन्नत बायोएथेनॉल, बायो कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस और बायोडीजल संयंत्रों के विकास में मददगार होगी। बात करते हैं यहाँ पर ADB की। तो ADB की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ADB के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा और इसका मुख्यालय स्थित है मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में यूलिमर रोहास और मोंडो डुप्लांटिस इन्होंने संयुक्त रूप से वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपरोक्त दोनों, इन दोनों ने ही वर्ष 2020 का विश्व एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस और वेनेजुएला की ट्रिपल जंपर यूनिमर रोहास को वर्ष 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। यानी यहाँ पर वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस इन्होंने पुरुष के रूप में जीता है और यहाँ पर हैं यूलिमर रोहास, इन्होंने महिला के रूप में ये पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार वर्चुअली घोषित किए गए प्रतिष्ठित एथलेटिक्स पुरस्कार के अपने देश के पहले प्राप्तकर्ता हैं ये दोनों। बात करते हैं यहाँ पर मोंडो डुप्लांटिस के बारे में। तो मोंडो डुप्लांटिस सितंबर में 20 साल की उम्र में इतिहास में सबसे अधिक आउटडोर वॉल्ट बनाने में पहले फरवरी में 2 बार विश्व रिकॉर्ड और तोड़ने के बाद पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के सबसे युवा विजेता बने हैं। बात करते हैं यूलिमर रोहास के बारे में। तो रोहास ने 15.43 मीटर की छलांग से विश्व इंडोर ट्रिपल जंप रिकॉर्ड तोड़ने के साथ 4 ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में इंडोर और आउटडोर 2020 के साथ सत्र की समाप्ति की है। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित कराड़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो भी आरबीआई ने कराड़ा सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है और यह बैंक स्थित है महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कराड़ा जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण रद्द कर दिया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक के जमाकर्ताओं के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जरिए उनके जमा का पूरा भुगतान किया जाएगा और लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरुआत करने के साथ ही कराड़ जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। परिसमापन पर प्रत्येक जमाकर्ता केवल डीआई सीजीसी से 5 लाख तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा यहाँ पर। और 7 दिसंबर को कामकाज का लाइसेंस रद्द करने के बाद बैंक अब कोई कार्य नहीं कर सकेगा जिसमें जमा और भुगतान करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया है? तो भी नेपाल और चीन ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है और इसे यहाँ पर 86 सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर से अधिक होने का दावा किया गया है। नेपाल और चीन की सरकार ने संयुक्त रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को मापने के लिए एक प्रयास किया था। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की गणना 8,848.86 मीटर की गई है, जो कि 1954 में भारत द्वारा किए गए पिछले माप से 0.16 मीटर अधिक है। यह नई ऊंचाई 29,031 फीट अथवा नेपाल के पिछले दावे से लगभग 3 फीट अधिक है। तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट कुआमोलंगमा के रूप में जाना जाता है, जबकि नेपाली भाषा में इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की। तो इस संयुक्त घोषणा का अर्थ है कि दोनों देशों चीन द्वारा किए गए दावे जो कि 29,017 फीट और नेपाल द्वारा किए गए दावे 29,028 फीट जो कि है 8,848 मीटर ने इस पर्वत की ऊंचाई के बारे में लंबे समय से चले आ रहे अपने मतभेद पर विराम लगा दिया है। और वर्ष 1955 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी। यह तीसरा अनुमान भी है। इससे भी अधिक 1999 में एक अमेरिकी टीम ने इसकी ऊंचाई 29,035 फीट लगभग 8,850 मीटर मापी थी। यह सर्वेक्षण नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी यूएस द्वारा प्रायोजित किया गया है और यह सोसाइटी इस माप को सटीक मानती है, जबकि चीन को छोड़कर शेष विश्व अब तक माउंट एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई 8,848 मीटर मानता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास का ऐलान किया है। वह किस प्रकार के क्रिकेटर हैं? तो अभी पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है और ये एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 35 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज ने वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था और उन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 एकदिवसीय और 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। उन्होंने आखिरी बार 2018 में जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान भारतीय जर्सी पहनी थी। गुजरात के इस क्रिकेटर ने 194 प्रथम श्रेणी मैचों में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने अपने राज्य और विभिन्न आईपीएल फ्रेंचाइजियों के लिए 204 टी20 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 123.84 के स्ट्राइक रेट से 23 अर्धशतकों की मदद से 4,300 रन बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर और ओरछा यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल हुए हैं। ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो अभी यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा के किलों को
अपनी विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है। और ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, ग्वालियर और ओरछा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व धरोहर शहर कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और इस योजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक विकास लैंडस्केप सिफारिशों के आधार पर इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संसाधन जुटाएगा। यानी अब इस स्थानों को यूनेस्को की देखरेख में और अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा। इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की संख्या कुल बढ़कर 40 हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्वालियर के बारे में। तो ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी और इस पर गुर्जर, प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया का शासन रहा। यह बलुआ पत्थर के पठार पर स्थित है और इसमें स्मारक, किले और महल शामिल हैं। इसके प्रसिद्ध स्थानों में सूर्य मंदिर, जल विलास पैलेस, तानसेन का स्मारक, तिघरा डैम और 15वीं सदी के गुजारी महल पैलेस आदि इसमें शामिल हैं। बात करते हैं ओरछा के बारे में। तो ओरछा का अर्थ है छिपे हुए महल। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि यह अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है और यह 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी थी। इस शहर के प्रसिद्ध स्थान हैं राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर। अब यूनेस्को ने इसको शामिल किया है। बात करते हैं यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र की। तो इसके निदेशक हैं मैक चाइल्ड रॉसलर और यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र का मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 जीता है? तो अभी इन्वेस्ट इंडिया ने संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 जीता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने भारतीय राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्वेस्ट इंडिया को 180 वैश्विक निवेश संवर्धन एजेंसियों में से विजेता चुना गया है। वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार के मूल्यांकन का आधार कोविड-19 महामारी के लिए IPAS की प्रतिक्रिया थी और यह वार्षिक पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रयासों को पहचानने और उन्हें सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इन्वेस्ट इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संवर्धन विकास विभाग के तहत एक गैर लाभकारी उपक्रम है। बात करते हैं इन्वेस्ट इंडिया की। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। इन्वेस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO हैं दीपक बागला। तो अब बात करते हैं 9 दिसंबर 2020 से बनने वाले करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आगरा मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है और यह कुल 29.4 किलोमीटर लंबी आगरा मेट्रो परियोजना में 2 राजमार्गों का निर्माण शामिल है और यह ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षणों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ICICI बैंक ने सभी ग्राहकों को
भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल पे नामक अपने मोबाइल भुगतान ऐप का एक नया वर्जन लॉन्च किया है और इसमें किसी भी बैंक के ग्राहक भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और इस ऐप का नया वर्जन इंटरऑपरेबल है और अब उन ग्राहकों को भी भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सक्षम बनाएगा जो आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारक नहीं हैं। अब इसे आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2021 के एशिया कप की मेज़बानी के अधिकार हासिल किए हैं? तो अभी हाल ही में श्रीलंका ने वर्ष 2021 के एशिया कप की मेज़बानी के अधिकार हासिल किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। श्रीलंका जून 2021 में होने वाले एशिया कप की मेज़बानी करेगा, जबकि पाकिस्तान ने 2022 में टूर्नामेंट का आयोजन करने की मेज़बानी के अधिकार हासिल किए हैं और यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस टूर्नामेंट को 2020 में पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया जाना था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इस आयोजन को जून 2021 तक आगे बढ़ा दिया गया है, जिसमें श्रीलंका ने क्रिकेट पीसीबी से होस्टिंग अधिकार लिए हैं। इसके एवज में पीसीबी को 2022 संस्करण के लिए मेज़बानी के अधिकार मिल गए हैं, यानी 2021 में श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा एशिया कप और 2022 में पीसीबी इसे आयोजित किया जाएगा पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने REIT फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में कोटक एएमसी ने REIT फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोटक म्यूचुअल फंड, इसने भारत में पहली बार REIT म्यूचुअल फंड के लिए विभिन्न प्रकार के कोटक इंटरनेशनल REIT फंड्स ऑफ फंड लॉन्च किए हैं। अब REIT का पूरा नाम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बात करते हैं यहाँ पर कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की, तो इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी हैं नीलेश शाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बहरीन में आयोजित वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीती है? तो अभी हाल ही में जेहान दारूवाला ने वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जेहान दारूवाला ने बहरीन में आयोजित वर्ष 2020 की सखीर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है और यह F2 सीजन की अंतिम दौड़ थी। फार्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरी स्तर की सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। जी हाँ, जेहान दारूवाला हैं 22 वर्ष के और इन्होंने वर्तमान में रेड बुल जूनियर टीम के सदस्य हैं और कार्लिन मोटर स्पोर्ट्स के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनके टीम के साथी जापानी युकी सुनाओदा दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ब्रिटेन के डेनियल टिक्टम तीसरे स्थान पर रहे थे। रेसिंग लीजेंड माइकल शूमाकर के बेटे मिक शूमाकर को सीजन के ओवरऑल F2 चैंपियन का खिताब दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए QRMP योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए QRMP योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेज योजना की शुरुआत की है। QRMPT की फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न फिलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेज। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं और 30 नवंबर 2020 तक अपना अक्टूबर GSTR 3B रिटर्न जमा करने वाले इस योजना के लिए पात्र होंगे और इस संबंध में अधिसूचनाएं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स द्वारा जारी की गई है।
बात करते हैं यहाँ पर सीबीआईसी की, तो सीबीआईसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार और सीबीआईसी का मंत्रालय स्थित है वित्त मंत्रालय में। सीबीआई से संबंधित मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में राजकमल झा ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पत्रकार लेखन राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। कोविड-19 महामारी के चलते डेनमार्क के कोपेनहेगन में $5000 के पुरस्कार की ऑनलाइन घोषणा की गई है और झा की पुस्तक जो दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है और इसे अमिताव घोष के गन आइसलैंड, निर्मला गोविंदराजन के टब्बू एंड रंजीत, हॉस्कोटेस जानवेल सहित 10 शॉर्टलिस्ट पुस्तकों में से चुना गया था इसे। और इस पुरस्कार के अन्य विजेता हैं, तो यहाँ पर सोशल अचीवमेंट 2020 का रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान और द पीपुल ऑफ ओमान महामहिम सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को प्रदान किया गया। प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपरकार ने अपनी पहल डांस फॉर ए काज के माध्यम से समाज की बेहतरी के लिए अपने योगदान के लिए भी पुरस्कार जीता। अब बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका के प्रकाश बुंडालो द्वारा विश्व शांति साहित्यिक कला शिक्षा और मानव अधिकारों के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। पिछले साल ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार राणा दास गुप्ता को उनके उपन्यास सोलो के लिए साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार सोशल अचीवमेंट पुरस्कार के साथ मानवाधिकारों और विश्व शांति की दिशा में काम करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साल 2020 के राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में ICAR को साल 2020 के राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है और यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार ICAR को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को प्रदान किया गया था। ICAR इंडिया को आधिकारिक तौर पर यह पुरस्कार जनवरी 2021 में बैंकॉक में एक कार्यक्रम के दौरान थाईलैंड की रॉयल हाइनेस प्रिंसेस महाचक्री सिकिदोर द्वारा प्रदान किया गया था। अब ICMR को ही क्यों दिया जा रहा है पुरस्कार? तो यहाँ पर ICAR को 2019 में विश्व मृदा दिवस समारोह में स्वस्थ मृदा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसने स्टॉप सॉयल एरोजन सेव अवर फ्यूचर यानी मिट्टी के कटाव को रोको और हमारा भविष्य बचाओ के तहत मिट्टी के कटाव की समस्या को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन भोपाल स्थित भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान द्वारा किया गया था, जो उच्च शिक्षा के लिए एक स्वायत्त संस्थान है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की छत्रछाया में स्थापित किया गया था। बात करते हैं इस पुरस्कार के बारे में। तो राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार की शुरुआत साल 2018 में विश्व मृदा दिवस समारोह का आयोजन करके मृदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने वाले सफल या प्रभावशाली व्यक्तियों या संस्थानों को सम्मानित करने के लिए की गई थी और यह पुरस्कार थाईलैंड द्वारा दिया जाता है, थाईलैंड द्वारा प्रायोजित है। बात करते हैं यहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन की। तो इसके प्रमुख हैं क्यू डोंग्यू और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है रोम, इटली में और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? तो अभी हाल ही में सर्जियो पेरेज ने सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सर्जिया पेरेज इन्होंने बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स रेस जीत ली है
और इस रेस में एस्टेबन ओकान ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि तीसरे स्थान पर लांस स्ट्रोक पॉइंट BWT मर्सिडीज कनाडा रहे। यह रेस सखीर ग्रैंड प्रिक्स और 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 16वीं रेस का पहला संस्करण था। पेरेज की यह पहली फार्मूला 1 जीत है। इसके साथ ही वह पेड्रो रॉड्रिग्ज के 1970 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद रेस जीतने वाले पहले मैक्सिकन फार्मूला 1 ड्राइवर भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये ऑल इंडिया रेडियो के लेखक थे मधुकर गंगाधर, इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वह नई कहानी अभियान के प्रमुख कहानीकार थे और वह पटना आकाशवाणी में रेणु जी के सहयोगी थे। साथ ही इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक और दिल्ली आकाशवाणी में उप महानिदेशक थे। ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR ने 39 वर्षों तक सेवा देने के बाद वह दिल्ली में एक स्वतंत्र लेखक बन गए और मोतियों वाले हाथ, हिरन की आंखें उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने रचनाएं भी की हैं। मोतियों वाले हाथ और हिरन की आंखें इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के रूप में की गई थी और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जापान ने 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जापान 2021 के अंत में अपने मौजूदा प्रारूप में क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा, अर्थात एक ही वर्ष में 2 क्लब विश्व कप होंगे, जिसमें कतर 1 फरवरी से 11 फरवरी 2021 के बीच एक कप की मेजबानी करेगा और फिर दिसंबर 2021 में जापान में एक और 7 टीम संस्करण आयोजित होंगे। जापान ने नवीनतम 2016 से पहले क्लब विश्व कप की 8 बार मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश को सिनोवैक का पहला टीका प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया को सिनोवैक का पहला टीका प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया को 6 दिसंबर 2020 को चीन से कोरोना वायरस टीके का पहला शिपमेंट मिला और चीन की सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड, जो कि एक टीका है जिसका इंडोनेशिया अगस्त 2020 से परीक्षण कर रहा है, इसे 1.2 मिलियन खुराक प्राप्त हुई है। ब्राज़ील और तुर्की में भी सिनोवैक टीके के अंतिम परीक्षण चल रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2020 के मध्य तक ब्राज़ील से दक्षता के अंतरिम परिणाम आने की उम्मीद है। तो ये वीडियो पे खत्म होते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।